हाँ आगे की कर दो। आई होप टू एवरीवन कनेक्टेड ऑनलाइन इट इज विजिबल एंड ऑडिबल। ठीक है भाई। आज हमारे यार एक्सपेरिमेंट सारे जानते हैं। जितने 11th के एक्सपेरिमेंट है आज वो हम कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट लेक्चर में 12th वाले। अब आप देखते हैं आपको एक बुक मिली होगी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की। बहुत डिटेल्ड में है ना। उसमें ऑपरेटर्स एंड प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। बट आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना कराया जा रहा है दैट इज सफिशिएंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मीटर स्केल से। ये चैप्टर सुनते ही दिमाग में कौन सा आता है? रोटेशनल मोशन है। और रोटेशनल मोशन में भी हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क या फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट रादर डिस्टेंस बिटवीन द फल्क्रम एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। प्रिंसिपल एक ही है। इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कोई अननोन हमारे पास यहाँ पर सपोज एम है। ये फोर्स है एम जी और ये फोर्स है कैपिटल एम जी। इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहाँ से डिस्टेंस है वाई, यहाँ से डिस्टेंस है एक्स। तो टॉर्क बैलेंस कर दिया हमने एम जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एम जी इंटू वाई। इस टॉपिक में जेई में काफी टाइम से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस आ रहे हैं और हर साल 4 से 5 आते हैं। बट वो लगता नहीं कि एक्सपेरिमेंटल ही है क्योंकि नॉर्मल हमारे कोर्स के होते हैं। सपोज ऐसा क्वेश्चन आपके नीट में भी रिसेंटली आया हुआ है जहाँ पे एक मीटर रॉड थी और अलग अलग वेट आपने लगा रखे थे। रॉड का भी वेट दे रखा था। तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये आप टॉर्क बैलेंसिंग कर सकते हैं। केवल 2 सवाल हम देखने वाले हैं इस पर। तो हमें सिर्फ यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क करनी है। जल्दी से आंसर करते चलेगा। पहला क्वेश्चन है ये। पढ़ लीजिए लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मीटर स्केल वेइंग 200 जीएफ मतलब 200 ग्राम की जितनी फोर्स होती है वो। एंड टू वेट 300 एंड 500 आर सस्पेंडेड फ्रॉम द रूलर एज शोन। द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट वेयर 200 ग्राम मस्ट बी सस्पेंडेड टू बैलेंस द मीटर स्केल। तो पहले हम देख लेते हैं किसका टॉर्क ज्यादा है। यहां से अगर ये देखें ये दूरी है 40, ये है 300। तो इस साइड से अगर मैं टॉर्क लिखूं F1 R1, ये है अपना 40 इंटू 300 यानी 12,000। और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये लिखा F2 R2, ये है 500 इंटू ये दूरी है 20 मतलब 10,000। तो किस साइड से टॉर्क ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है यहाँ से टॉर्क ज्यादा है 12,000 है। तो हमें जो एक्स्ट्रा वेट लगाना पड़ेगा वो राइट साइड पे लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने राइट साइड पे एक्स दूरी पर लगा दिया। एक्स्ट्रा वेट कितना? 200। तो अब यहां पर हमने एक और फोर्स लगा दी F3 R3। तो ये आ गया 200 इंटू एक्स। तो मुझे देख के बता दीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स आ जाएगा 10। एक्स आ गया 10 सेंटीमीटर। बट कहां से आया एक्स 10 सेंटीमीटर? यहीं से। क्वेश्चन में भी यहीं से पूछा है कि मिड पॉइंट से बताओ कितनी दूरी पर है। अगर पूछता स्टार्टिंग में कौन सा नंबर आता है इसका, अगर रीडिंग लगाते तो 50 + 10 कितना होता? 60। बस लास्ट में चेक करते समय ऑप्शन फिल करते समय ये चेक कर लेना दूरी कहां से पूछी गई। यहाँ तो दूरी यहीं से पूछी गई थी तो मैंने एक्स मान। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसका जिसमें हमें एक अननोन मास निकालना होता है और उसको 2 जगह हमने यूज किया होता है। बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल ये भी। मुझे देख के बताइए टॉर्क बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट फिगर में अगर टॉर्क बैलेंस करना है तो क्या लिखा जा सकता है? 16L1 इज इक्वल टू वॉट? ML2। यानी L1/L2 इज इक्वल टू वॉट? M/16। इधर से लिखेंगे तो M × L1 जी कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। मासे से लिख रहा हूँ। L1/L2 कितना आ गया? 4/M। L1 L2 को इक्वेट करके तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से M/16 इज इक्वल टू 4/M। M किसके बराबर आ गया? 8। क्या ओके है यहाँ तक बात? अब ये क्वेश्चन आपका अगर पेपर में आ गया तो आप पाओगे नहीं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। रोटेशन में ही पढ़ते हैं। यहाँ पर छोटी सी बात आपसे पूछ सकता है कि जो इसका प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी कह सकते हैं या बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क भी कह सकते हैं या फिर नेट टॉर्क इक्वल टू 0। जो भी। इसमें एक चीज और पूछ लेता है कि अगर एरर आ रहा है तो किसकी वजह से आ सकता है? दो। एक तो ये जो हमने वेट लगाए हैं इनिशियली रॉड हॉरिजॉन्टल नहीं थी। रॉड क्या थी? एंगल पर थी। तो जब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूंगा तो क्या ये स्लांट होगा या दूसरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा? दूसरा। तो इसमें क्वेश्चन
एरर का अगर पूछ ले कि एरर क्यों क्रीप इन कर जाता है कई बार एम की वैल्यू में, तो हम बोलेंगे रॉड परफेक्टली बैलेंस नहीं थी। दूसरा, जो इसका रॉड का वेट है वो नेग्लिजिबल माना है यहाँ पर, बट हो सकता है उसका भी वेट। तो हम जब भी रॉड का वेट आता है तो कोशिश करते हैं फलक्रम को हमेशा कहाँ लगाते हैं, सेंटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और ये भी कह सकते हैं जो हमने रोप्स लगाई हैं वो अनइक्वल लेंथ की हुई, तो इनका भी वेट आ सकता है, विच कैन ऑल्सो काउंट फॉर दिस। ठीक, बाकी दिस पार्ट इज कंप्लीटली इन द चैप्टर रोटेशन। अगला एक्सपेरिमेंट है यंग्स मॉडुलस। इसका अपरेटस देख के थोड़ा सा खतरनाक लगता है कि है क्या, है ना। ये पहला एक्सपेरिमेंट है जो आप क्लास में नहीं करते, बट आप इस एक्सपेरिमेंट की अगर मुद्दे की बात करें, करता क्या है, निकालता है यंग्स मॉडुलस। कैसे? यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हैं सारे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला तो जानते हैं, बस कोई दिक्कत है ही नहीं। स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन है डेल्टा एल बाय। जेई में एक क्वेश्चन ये आया कि भाई, इसको पहले समझ लेते हैं, ये रेफरेंस वायर है, ये एक्सपेरिमेंटल वायर है। जहां भी वर्ड आएगा लोडिंग तो मतलब मैंने यहाँ वेट लगा दी, जहां वर्ड आया अनलोडिंग तो मैंने वेट यहाँ से हटा दी। बीच में एक मैंने लगाया हुआ है ये स्पिरिट लेवल, इसका क्या काम है? ये बताता है कि क्या ये हॉरिजॉन्टल है या नहीं है लेवल। इसका काम सिर्फ यही बताना है कैसे बीच में एक बबल होता है। अगर बबल बिल्कुल सेंटर में है तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल है कंप्लीटली। अगर यहां से ये नीचे आ गया तो बबल ऊपर चला जाएगा। ये लेवल अगर हम मेजर करते हैं, कारपेंटर भी यूज करते हैं, ये बबल सेंटर में होता है। अगर हमने एक साइड रेस कर दी तो बबल उस तरफ चला जाएगा ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज, और पूरा वर्टिकल कर दिया तो बबल ऊपर आ गया, इधर से रेस किया तो बबल इस साइड चला गया। तो आप मुझे बताइए, पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यदि यहां पर मैंने एक्सपेरिमेंटल वायर में लोडिंग की तो यहां से इलोंगेशन आएगा? इलोंगेशन आया, ये नीचे टिल्ट हुआ तो ये एंड ऊपर चला गया, तो बबल किसकी तरफ जाएगा? ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल लोडिंग the experimental wire, the bubble in the spirit level moves towards reference wire, and while unloading, it comes towards experiment. अगली चीज, यहां पर जेई में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, शुरू में वायर थी एल लेंथ की, और जब हमने इसमें कुछ वेट ऐड किया तो अब उसकी लेंथ हो गई L1। व्हाट वाज यंग्स मॉडुलस? क्या यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हैं हम? एम जी, या एफ लिख दें अभी इसको, ये लिख सकते हैं। बस इस फॉर्मूले में व्हाट विल बी डेल्टा L1 माइनस एल। ऊपर L1 लिखूं या एल ही ठीक है? एल ही ठीक है क्या? यहाँ तक ओके? डायरेक्ट क्वेश्चन था ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की कैटेगरी का था, बट हम इसको नॉर्मल अपने टॉपिक का मान सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, इस पे क्वेश्चन तीन वैरायटी के बनते हैं, तीनों डिस्कस कर लेते हैं। तीन वैरायटी के सबसे पहला ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड एरर का क्वेश्चन है। हम यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंटली डाटा कलेक्ट करके उसमें रिलेटिव एरर निकालना चाहते हैं। तो इन पूरे फॉर्मूले में एक बार क्वांटिटी गिनी कितनी है, एक दो तीन चार पांच छह, बट हमने मेजर कितनी की है? पांच। तो कौन सी क्वांटिटी को हम नहीं मेजर कर रहे? जो हमें पता है जी, जी हमें एग्जैक्ट पता है, तो उसको हम मेजर नहीं कर रहे। तो जो मेजर नहीं करते उसको एरर में कंसिडर नहीं किया जाता। हमसे पूछा डेल्टा वाई बाय वाई, तो एरर के मेथड से हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। फोर भी कांस्टेंट है, इसका कोई काम नहीं। डेल्टा बी बाय बी 3 टाइम्स डेल्टा डी बाय डी प्लस डेल्टा डेल्टा। यहाँ तक ओके है बात? बस आपको यहाँ वैल्यू डालनी है। जो डेल्टा है वो बेसिकली लीस्ट काउंट होता है, तो 1 ग्राम अपॉन 2 kg, यूनिट्स कन्वर्ट कर देंगे, या तो इसको केजी बना दें या इसको ग्राम बना दें, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, फिर आप लेंथ का डाल सकते हैं, mm अपॉन मीटर, जो भी दे रखा है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा, यू कैन सॉल्व इट। पॉइंट समझ आ रहा है सबको यार? ये पहला क्वेश्चन है हमारा जो एरर के ऊपर बेस्ड। लिखिए मत, आप चाहेंगे तो पीडीएफ शेयर कर देंगे। आपके मॉड्यूल से ही जो आपको मिला हुआ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, उसी में से मैंने सिलेक्टेड चीजें उठाई है जो काम की हमारी हर कैटेगरी। पूरा आपके पास टाइम है भी नहीं कि आप एक क्वेश्चन पढ़े, एक्सपेरिमेंट पढ़े। वैसे तो आपको ऑनलाइन वीडियोस भी दे दी गई है ना, बट वो आपको लैब पर्पज से दिए। नीट के लिए वैसी चीजें नहीं पूछेगा, नीट के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल चीजें। तो ये फ्रैक्शनल एरर आप निकाल सकते हैं। अब आ गए अगले पर। अगला है ये, इन सर्न्स एक्सपेरिमेंट following 4 wires made of same material which has largest extension when tension is applied। तो अब आप मुझे बताइएगा, लार्जेस्ट एक्सटेंशन यानी किसकी बात कर रहा है? डेल्टा एल की। डेल्टा एल का फॉर्मूला बता दिया जाए क्या है, एफ एल बाय ए वाई।
क्या मटेरियल सेम है तो मतलब यंग्स मॉडुलस सबका सेम। क्या सब में टेंशन सेम है तो मतलब फोर्स भी सेम। मतलब हमें किसकी रेशो चाहिए, एल बाय ए या एल बाय आर स्क्वायर, कह सकते हैं ना। सारे सहमत है, या डी स्क्वायर सेम ही रेशियो देगा। अब कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखना, अगर मैं देता हूँ 49 98, तो आप एक ऐसा कांस्टेंट लो जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर सब में कॉमन क्या है, 50। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इसको लिख दो 1। 50 इंटू 6 300, 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 4 200। यहाँ पर ये फिगर ले लो 0.51 इंटू 6 3, 0.5 इंटू 2 1 एंड 0.5 इंटू दिस। कैलकुलेशन बहुत आसान। बाई चांस मैंने ये डायमीटर दिए होते 0.7 1.4 2.1 2.8, तो 0.7 के मल्टीपल लेके हमारा काम क्या हो जाता जल्दी। ठीक, कंपेयर करना है। क्योंकि अब मुझे बताइएगा पहले के लिए, अगर मैं डेल्टा एल वन में एल वन बाय आर वन स्क्वायर की वैल्यू लू, बताइए एल वन कितना है 6, और ये कितना है 6 का स्क्वायर, सबके डायमीटर ले रहे हैं। अगले का बताएं क्या होगा। देखिए टाइम बचेगा हमारा कैलकुलेशन। 2/2 का स्क्वायर यानी 1/2, और L4/R4 का स्क्वायर यानी ये हो गया 4/4 का स्क्वायर कितना 1/4। हमसे पूछा लार्जेस्ट किस में है, तो लार्जेस्ट, क्या क्वेश्चन क्लियर है। ये भी हमने अपने मॉड्यूल में इस तरह के सवाल किए हुए हैं। आंसर क्या आ गया सेकंड। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक चीज तो पहले इसका आंसर कर दो थ्योरेटिकल वाला। इन सर्ल्स apparatus, when experimental wire is loaded and unloaded, the air bubble in spirit level gets shifted किसकी तरफ, लोडिंग के टाइम रेफरेंस की तरफ, और अनलोडिंग के टाइम एक्सपेरिमेंटल। ठीक वही जो पॉइंट बोला था। अब इस पर आइए, ये क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। अब हम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डेल्टा एल हमें कैसे पता चलता है। डेल्टा एल बहुत छोटा होता है, हम रूलर से नहीं मेजर करते, वर्नियर से नहीं मेजर करते, हम मेजर करते हैं स्क्रू गेज से। तो पहला क्वेश्चन, स्क्रू गेजेस फेरोमीटर ही क्यों यूज करते हैं, तो उसका आंसर ये है कि जिस मटेरियल को हम मेजर करते हैं वायर्स का, उसमें चेंज बहुत छोटा आता है। तो लीस्ट काउंट हमें छोटा वाला चाहिए, ज्यादा प्रिसाइज चाहिए, तो वो किसमें होता है स्फेरोमीटर। तो यहाँ पर स्फेरोमीटर लगा कहाँ पे होता है वो देखते हैं। स्फेरोमीटर हमारा लगा हुआ है इस तरफ एक्सपेरिमेंटल वायर के नीचे। जब आपने लगाया नीचे हो गया, फिर आपने इसको किया ओपन, तो आप जब तक बबल सेंटर में नहीं आता चेक किया, तो यहाँ से आपको रीडिंग मिल जाती है। अब माइक्रोमीटर या स्फेरोमीटर की आपको रीडिंग लेनी आती है, कैसे रीडिंग लेते हैं। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर स्केल का क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर डिविजन्स इनटू लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन, ये तो वही है, इनटू पिच अपॉन टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स, जैसे हम करते हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, जो यहाँ आपको बोला हुआ है, इन सर्ल्स एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस लोड ऑफ 50 केजी, मतलब फोर्स आ गई 500 न्यूटन, लेंथ है 3 मीटर, और एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁻⁵, सब एसआई में है। तो एसआई में चलने दो, मतलब हमें स्ट्रेस तो पता चल गया। अब हमें बोला गया है यंग्स मॉडुलस चाहिए, तो डेल्टा एल भी कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। डेल्टा एल के लिए उसने बोला माइक्रोमीटर स्क्रू की पिच 1 mm है, मतलब जब एक पूरा चक्कर लेगा तो वो कितना ओपन हो जाएगा 1 mm। बट क्या हमारे वायर में एक पूरा सर्कल हुआ या क्वार्टर टर्न हुआ, क्वार्टर। तो कितना चला होगा, पिच या पिच बाय 4, पिच बाय, कितना चला होगा पिच बाय 4। तो व्हाट विल बी डेल्टा एल, डेल्टा एल वुड बी पिच बाय 4। अगर बोलता हाफ सर्कल हुआ है तो पिच बाय, उसने काम ही आसान कर दिया हमारा। अब पिच हमारी दे रखी है 1 mm, तो 1/4 इंटू 10⁻⁻³ क्या मीटर। ये सब आ गया। अब पूछा क्या हमसे, यंग्स मॉडुलस, क्या हम निकाल सकते हैं। आंसर इनका डेसिमल में आ रहा है क्योंकि जी इन्होंने 9.8 ले रखा, तो आप निकाल के 10 से उसके आसपास टिक कर सकते। क्लियर हो गई बात सब। तो मैंने हर कैटेगरी के आपको बता दिए, एक कैटेगरी बचती है ग्राफ। ग्राफ पे भी आ जाते हैं। अब ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है पहले ये देखते हैं। मुझे बताइए, हमसे यंग्स मॉडुलस पूछा है और दिया एक्सटेंशन और स्ट्रेस है। एक्सटेंशन डेल्टा एल होता है डेल्टा एल बाय एल,
डेल्टा एल। और ये क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। मुझे बताइए यंग्स मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं? बोलिए। एफ एल अपॉन ए डेल्टा लिख सकते हैं ऐसा? क्या एफ बाय ए हमारा वाई एक्सिस पर है? हाँ है ना? और क्या डेल्टा एल एक्स एक्सिस पर है? सॉरी, एफ बाय ए हमारा एक्स एक्सिस पर है ना? और डेल्टा एल किस पर है? वाई एक्सिस पर। इनटू क्या है? L। क्या यंग्स मॉडुलस हो? अब स्लोप dy बाई dx होती है dx बाई dy। तो यहाँ स्लोप है या वन बाय स्लोप है? वन बाय स्लोप। तो मतलब यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू व्हाट? वन बाय स्लोप इनटू क्या? क्या लेंथ दे रखी है हमें? 1 मीटर। इसका काम तो हो गया। अब स्लोप होगी tan थीटा। tan थीटा यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये tan थीटा, दिस इज 4 माइनस 2 mm, एंड दिस इज 4000, बट यहाँ यूनिट चेक करना किलो में है। तो स्लोप लिखते समय आप लिखोगे, नीचे आ गया 4000, 8000 माइनस 4000 इंटू 10 की पावर 3। और ये आ गया 2 इंटू 10 की पावर, मैंने उल्टा लिख दिया फिर से ना, tan थीटा लिख दिया ना मैंने। tan थीटा नीचे है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3। और ऊपर हो गया 4000 इंटू 10 की पावर। क्या सॉल्व हो जाएगा? क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो अब एक ही एक्सपेरिमेंट के हमने सारी कैटेगरी कवर कर ली। एक में डायरेक्ट लेंथ दे के आया हुआ है, एक में स्फेरोमीटर से निकाल लिया, एक में स्लोप से। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन। अगला आता है हमारा टॉपिक, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी राइज एंड इफेक्ट ऑफ डिटर्जेंट्स। भाई इसमें थ्योरेटिकल पार्ट काफी है जो आपको पता होगा। पहली चीज, सरफेस टेंशन है क्या? प्रॉपर्टी है किसकी? पूरे लिक्विड की या फ्री सरफेस की? फ्री सरफेस की। होता क्या है उससे? कैसा बिहेवियर होता है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह खिंचा हुआ। क्यों? ताकि वो अपना एरिया क्या कर सके? मिनिमाइज। बस ये सरफेस टेंशन है। अब सरफेस टेंशन अगर मैं बात करूं, ये लिक्विड है, तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है एक मेम्ब्रेन की तरह है, एक कपड़े की लेयर की तरह है। अगर उस पर कोई मस्कीटो बैठता है यार, तो वो एक लेयर की तरह एक्ट करिए, तो मस्कीटो यहाँ पर स्टेबल हो सकता है और आगे फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकता है। डेंगू के टाइम जब हम कहते हैं बारिश के मौसम में केरोसिन डाल दिया जाता है पानी में जहां भी रुका होता है, क्यों? उससे ये ऊपर की लेयर अब एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह नहीं होती, इसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? कम। तो वो बैठेगा मच्छर, या तो नीचे गिरेगा या उड़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सरफेस टेंशन का पर्पस क्या है? गिराना है हमें बाय एडिंग डिटर्जेंट और केरोसिन और व्हाटएवर। एक क्वेश्चन और आता है कि भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, चलो वो आगे भी देखते हैं, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। इफेक्ट है ये इधर टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन को क्या होता है? सरफेस टेंशन क्या होगी? डिक्रीजेस। टी बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगी? कम होगी। कहां पर सरफेस टेंशन मैक्सिमम है? 4 डिग्री पर। ये हमें याद होना चाहिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की डोमिनेशन पे कौन डोमिनेट करता है। अब मुझे बताइए, ये वाटर ड्रॉप है, एक वाटर ड्रॉप ये है, एंगल 30 डिग्री है। एक वाटर ड्रॉप ऐसा है, इसका एंगल लगभग 0 डिग्री है। लगभग 0 डिग्री है। कौन ज्यादा वेट कर रहा है सरफेस को? 0 डिग्री वाला है, क्योंकि अगर मरकरी को दिखाऊंगा तो मरकरी का आपस में ही लगा रहता है अपने ड्रॉप अपने साथ, उसका एंगल 90 से बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी सरफेस की उतनी ही क्या होगी? कम। मरकरी की अगर हम बात करें, मरकरी का थीटा 90 से ज्यादा होता है तो वेट नहीं करता। प्योर वाटर और ग्लास के बीच में अगर हम बात करें तो थीटा क्या होता है? 0, तो मैक्सिमम वेट करेगा। यहां तक ओके है बात? थीटा और वेटनेस में क्या है? इनवर्स रेशियो। अब मुझे बताइए कौन क्या डोमिनेट कर रहा है? मरकरी और ग्लास में थीटा 90 है, तो कौन डोमिनेट कर रहा है? कोहेसिव। क्या ऐसा कहना सही है? एडेसिव है ही नहीं है, बट कोहेसिव उसको क्या कर रहा है? डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं बोलूं वाटर और ग्लास में, तो कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? एडहेसिव। यहां तक ओके है? अब इसी पर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे। ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया।
इसका आंसर करें। हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट दे रखा है जीरो। जीरो होता किसके बीच में? प्योर वाटर और ग्लास के बीच। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री किसके बीच में होता है? प्योर वाटर एंड सिल्वर के बीच में। थीटा अगर 90 से छोटा है तो क्या लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी में? बिल्कुल। 90 से बड़ा है तो क्या करेगा? डिसेंट। और अगर 90 से बड़ा है तो क्या वेट करेगा सरफेस को? आंसर क्या आएगा? सी। इसमें हमें ऑप्शन मिल जाएगा। बट 0 डिग्री पर हम बहुत सारे आंसर कह सकते हैं। जीरो प्योर वाटर क्लास में भी होता है, लिक्विड भी राइज करेगा और वेट भी करेगा। जो हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शंस मिलेंगे हम उसमें जाएंगे। अगर जीरो पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस भी देंगे तो वो भी क्या है? सही, उसी को पहले टिक करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल है ही नहीं, तो जो हमारा ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको क्या किया जाएगा? टिक। दोबारा बोलता हूँ, 90 से छोटा होगा अगर एंगल, तो क्या वो वेट करेगा? यस। क्या लेवल कैपिलरी में राइज करेगा? बिल्कुल। क्या 0 डिग्री पर, अच्छा 0 डिग्री होते ही क्या हम कह देंगे मैक्सिमम वेट करेगा? बिल्कुल करेगा। एक और चीज, एक फॉर्मूला आता है यार, ज्यूरेन लॉ। व्हाट इज ज्यूरेन लॉ? कि भाई जो कैपिलरी है, अगर सेम मटेरियल की बनी है, सेम लिक्विड में डाली गई है, तो जो हाइट है असेंट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? रेडियस। ये हमारा क्या है? हाँ जी। 90 को कंसिडर नहीं करता, वो देगा ही नहीं। बॉर्डर लाइन जो एक्चुअली में 90 हो ही नहीं पाता। 89.999 समथिंग होगा, 90.00 होगा, है ना? वो तो एक हमारी बॉर्डर लाइन है। जैसे 10 90 इन्फानेट होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है उसका ग्राफ। अब यहाँ आ गए, तो ज्यूरन लॉ ये कहता है कि लिक्विड जो है, जो राइज करता है कैपिलरी ट्यूब में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेडियस। मास किस पर निर्भर करेगा? आर बढ़ेगा तो क्या एच बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और मास बढ़ेगा। क्यों? मास होता है रो इंटू वॉल्यूम। रो तो फिक्स है, मतलब एरिया इंटू हाइट पर डिपेंड कर रहा है। एरिया मतलब आर स्क्वायर, और एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? आर। तो मतलब अगर रेडियस बढ़ रहा है तो मास भी उसी रेशियो में क्या होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन हमसे जेई में भी आया हुआ है, मेडिकल में भी आया हुआ है। क्वेश्चन पहला ये है, स्टैंडर्ड सवाल, कि हमें 4 ट्यूब दे दी सेम मटेरियल की, अलग अलग रेडियस है, बोर्ड्स अलग अलग है, सबसे ज्यादा रेडियस इसका है, तो सबसे कम लेवल यहाँ आएगा, फिर बढ़ेगा लेवल इधर और ज्यादा और इधर मैक्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए क्या ऑर्डर आएगा? ए बी सी। क्या सारे सहमत हैं? मास सबसे ज्यादा किस में होगा? ए में। ये किसका ऑर्डर है? हाइट का। हाइट बढ़ती हुई इस ऑर्डर में है, बट मास सबसे ज्यादा किस में होगा? ए। अगर मास पूछेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आएगा डी सी बी। सारे ओके हैं? क्लियर है बात? चलिए, मूविंग ऑन। ये तो दो थ्योरेटिकल हो गए। अब इधर आ जाइए, पहले इसका जवाब दें। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट देन। कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? एक्यूट 90 से छोटा है, मतलब एडहेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव। और यहां पर डायरेक्ट आंसर कर दें। आर रेडियस में हाइट एच थी और मास एम था। रेडियस को क्या किया गया है? आर था। तो हाइट तो बढ़ जाएगी, बट मास तो रेडियस के अकॉर्डिंग होता है, तो क्या हो जाएगा? ओके है बात है। बाकी एक टॉपिक वही है जो आपने वहां पढ़े हैं अपने मॉडल की क्वेश्चन। न्यूमेरिकल जब भी आएंगे सारे क्या आएंगे? सेम है। आपको इफेक्ट याद होना चाहिए कि डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो क्या होता है, सॉल्युबल इंप्योरिटीज ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना? इनसॉल्युबल के होगा तो क्या होगा? अगर ये मेरा हाथ है, ये एक लेयर की तरह है, मैंने इसमें सॉल्युबल इंप्योरिटीज डाल दी, तो अब जो गैप है वो भी भर जाएंगे। तो मतलब अब ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी क्या हो गई? बढ़ गई। बट इनसॉल्युबल है तो वो गैप और क्रिएट करेंगे, तो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कम। तो उससे सरफेस टेंशन क्या होगी? कम। वो सारा आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में से ही। ये भी बता दिया था, लिक्विड विल राइज वेट, सब कुछ। अब हम आते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पर। ये है मुद्दे की बात। स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। पहली चीज, ये एक्सपेरिमेंट में हम निकालना क्या चाहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड कहां पर? किसी भी गैसियस मीडियम में या सिर्फ एयर में? सिर्फ एयर में। अगर हमें हाइड्रोजन वाले कंटेनर में निकाल, तो कौन सा एक्सपेरिमेंट है? क्विंग्स ट्यूब। पढ़ा है हमने कि एक यू शेप, उसके ऊपर फिक्स होता है, एक स्लाइडिंग पार्ट होता है।
क्विंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, QUINCKE, उसके एक्सपेरिमेंट से हम किसी भी गैसियस मीडियम में निकाल सकते हैं। यहां पर हम किस पे निकाल रहे हैं? एयर में। अब ये बेस्ड किस पर है? रेजोनेंस ट्यूब। जब भी ये वर्ड आया रेजोनेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी सेम। किसी दो चीजों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। एक चीज उनमें से क्या है? ट्यूनिंग फॉर्क। अगला क्या है? वाटर नहीं, एयर कॉलम के अंदर बनी हुई साउंड वेव्स का रिफ्लेक्शन से जो स्टैंडिंग वेव्स बनी है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। कौन से हार्मोनिक? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सो। मेरा क्वेश्चन ये, रेजोनेंस दो फ्रीक्वेंसीज बराबर होती है ना, दो चीजों की। यहां पर एक कौन है? ट्यूनिंग फॉर्क। दूसरा कौन सा? स्टैंडिंग वेव्स। किसकी बन रही है स्टैंडिंग वेव्स? धागे की क्या? साउंड की। क्योंकि एयर कॉलम एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। क्या एयर पार्टिकल की स्टैंडिंग वेव ट्रांसवर्स होती है लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूड। ठीक, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब ये एपरेटस आप देख रहे हो, जो भी काम होगा वो इस साइड पर होगा। ये जो ऊपर का एयर कॉलम है, ये राइट वाले का क्या काम है? रिजर्वायर का पिंच कॉक से लेवल इसका ऊपर नीचे करना। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिजर्वायर, इट इज टू एडजस्ट वाटर लेवल अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। यहां पर अगर हम बात करें, इसको हमने यहां पर डिस्क्राइब किया, तो जो सबसे पहला हार्मोनिक बनेगा, क्या यहां पर फुल लूप बनेगा या हाफ? हाफ, क्योंकि ये कॉप है। तो एक ये, अगला हार्मोनिक बनेगा ये कौन सा हार्मोनिक है? फर्स्ट। इस लेंथ को मैंने बोल दिया L1, इस लेंथ को क्या बोल दिया? L2। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर हमारे पास एंड करेक्शन नहीं है तो पहली लेंथ क्या होगी? λ/4। अगली क्या होगी? 3λ/4। उससे अगली क्या होगी? 5λ/4। इन सारे लेंस पर हमें लार्ज साउंड सुनाई देगी, तो हमें पता चलेगा रेजोनेंस हो गया। अब एक और क्वेश्चन, एंड करेक्शन होता तो क्या लिखते? क्या E+L1 लिखते? क्या E+L2, E+L3 ये लिखते? बट जो डिफरेंस लेते, क्या उसमें ई कट जाता? तभी हमसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि हम दो लेंथ क्यों मेजर करते हैं, एक से काम क्यों नहीं करते? अब भाई अगर हमने एक लेंथ मेजर कर ली λ/4, हो सकता है उसमें एंड करेक्शन हो, तो हमारी रीडिंग तो क्या हो गई? गलत हो गई। बट जब दो लेके उनका डिफरेंस लेंगे तो ई का इफेक्ट नहीं। ओके, अब बात, अब डेल्टा एल बताओ यहां से क्या होगा? डेल्टा एल L2 - L1, λ/2। एक लूप का फर्क है, यहाँ आधा और एक लूप एक्स्ट्रा है, तो λ/2। क्या हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। लैम्डा कैसे कैलकुलेट हुआ? 2 × L2 - L1। हमें चाहिए स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है? λ/f। क्या f हमें ऑलरेडी पता ट्यूनिंग फॉर्क का? हाँ। क्या लैम्डा हमने निकाल लिया? हाँ। तो क्या हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं? बिल्कुल। अब मुझे आंसर करते चलेगा। सबसे पहला देखते हैं, आंसर करते हैं। कहानी बहुत बड़ी लिखी हुई है। मैक्सिमम साउंड इज हर्ड, इसका मतलब है रेजोनेंस किस पर होगा? जब एयर कॉलम की लेंथ क्या होगी? λ/4 के ऑड मल्टीपल। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन, λ/4, 3λ/4 एंड 5λ/। ई का फॉर्मूला याद है किसी को? नहीं नहीं, जो L2 माइनस बाय 2, यही फॉर्मूला है। अब बिना फॉर्मूले के भी एक बार देख लेते हैं क्या है। हमें बोला हुआ है पहली लेंथ 17 है, अगली 53। क्या इसकी 3 टाइम्स है? 3 से ज्यादा है? ज्यादा है, तो मैंने कहा एंड करेक्शन होगा। ये इसका 3 टाइम्स 53 प्लस ई के बराबर होगा, क्योंकि अब एक्चुअल लेंथ ई 17 नहीं है, प्लस ई है। ये भी 53 प्लस ई, तो बिना फॉर्मूले के भी लिख सकते हैं। तो 51 + 3e इक्वल टू 53 + ई। तो ई किसके बराबर आ गया? क्या यहाँ तक ओके? अब मैंने लेंथ लिख दी। लेंथ क्या है पहली? 1753। अगली चाहिए, ई जोड़ के +1 किया, 18 हो गया। 3 गुना इसका 18 का 5 टाइम्स 90 होगा। बट एक्चुअल में तो एंड करेक्शन भी जुड़ा हुआ है इसमें, तो लेंथ कितनी होगी? 90 - 1। ये तो बिल्कुल आपके बिगनर बॉक्स के क्वेश्चन है ना, तो कुछ नया नहीं है। जो नया भी मैं वो बताने वाला हूँ अगले क्वेश्चन में है नया। ये क्वेश्चन है नया। अब यार यहां पर देखो क्या गड़बड़ है। रीडिंग्स दे रखी है हमें। ये क्वेश्चन के दो पार्ट थे, पहला पार्ट मैं पकड़ रहा हूँ। इसमें जो रेजोनेंस हुआ है वो ट्यूनिंग फॉर्क की कितनी फ्रीक्वेंसी से हुआ है? 480 हर्ट्ज। ठीक। और पहली जो रेजोनेंस हुई है उसमें दो लेंथ दी है, 17 और 17.2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जब रेजोनेंस होता है यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगी, तो उसके इम्पैक्ट से ये पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे। जब साउंड प्रोड्यूस होगी
देयर विल बी ऑसिलेशन ऑफ दिस पार्टिकल्स। तो जो वाटर लेवल है पहले कुछ गिरेगा, फिर एनर्जी कंजर्वेशन से लेवल कहाँ जाएगा। तो हमें जो एग्जैक्ट L1 मिलेगा वो इन दोनों का क्या मिलेगा, एवरेज। तो यहां पर एक दे रखा है 17, एक दे रखा है 17.2, तो एवरेज क्या रहा होगा 17.1। पहला काम। अगला 52.4 और 52.6, ये अगला हार्मोनिक है। अगले हार्मोनिक मतलब जिसमें ये हो जाएगा अपने पास। तो इसका एवरेज कितना हो गया 52.5। अब एक और गेम है इसमें। क्या गेम, जो लेंथ है, लेंथ है, आप ये देखेंगे 17.1 और 52.5 नहीं है। क्यों, बताइए क्यों। क्योंकि ये जो स्केल हमने लगाया था, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो हमने यहाँ स्केल से मेजर कर रहे हैं, तो अपर एंड पर जीरो नहीं है जरूरी हो सकता है अपर एंड पर यहाँ पर ऑलरेडी 2 मार्क हो, जीरो कहीं ऊपर हो। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। अगर अपर एंड पर जीरो है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये 2 आ रहा है पहले अपर एंड पर और अगली लेंथ पे ये 12 आ रहा है, तो लेंथ इसकी एयर कॉलम की 12 हुई है, 12 - 2, 12 - 2। तो वो हमें चेक करना है क्या डाटा में दे रखा है या नहीं दे रखा। वो हमें डाटा में दिया हुआ है, वो हमें डाटा में दिया हुआ है कितना है 0.2। तो इसमें से हमने 0.2 घटा दिया। अब लेंथ कितनी रह गई 16.9, यहाँ कितनी रह गई 52 पॉइंट। क्या सहमत है। अब मुझे बताइए 16.9 का 3 टाइम्स है क्या ये? नहीं, मतलब एंड करेक्शन तो है। तो दो चीजें पूछ सकता है, एक तो एंड करेक्शन कितनी है और दूसरा स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। तो एंड करेक्शन के लिए फॉर्मूला फिर से अगर आपको याद है तो वो लगा दो, नहीं तो मैं याद नहीं करता। मैं तो ये कहता हूँ कि 16.9 में ई जोड़ के, इधर से 52.3 में ई जोड़ के इफेक्टिव लेंथ हो गई इसका 3 टाइम्स। एक ही बात। ई कितना आ जाएगा यहाँ से जो भी सॉल्व करेंगे। ठीक, ई आ गया यहाँ तक। अब ई आने के बाद एक क्वेश्चन तो एक अगर ये आया तो पूरा हो गया हमारा। ई आया कितना 50.7, और ये हो गया 1.6, तो ई आ गया 0.8। 1.6/2, ई कितना आ गया 0. अब पूछा है वी, वी का फॉर्मूला क्या होता है लेमडा एफ। लेमडा कैसे निकलता है, लेमडा/2 होता है दोनों लेंथ का डिफरेंस, एक ये लेंथ एक ये लेंथ। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 35.4, ठीक है ना। 35.4 इंटू 2, लेमडा कितना हो गया 70.8, क्या सेंटीमीटर। तो ये लैम्डा यहां पर अटक दिया 70.8/100 मीटर, और फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फॉर्क की थी कितनी 480। क्या सारे ओके हैं। तो ये अपने पास यहाँ से वी का फॉर्मूला आ जाए। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, जब हम इसमें ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेशन करवाते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क की पोजीशन क्या होती है, यहाँ तो दिख रही है पोजीशन आपको, ऐसी ही क्यों होती है, क्योंकि हम चाहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जाए यहाँ पर। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एयर पार्टिकल को इसी तरह से ऑसिलेट करना पड़ेगा, इसलिए ओके है बात। क्या ऐसा अरेंजमेंट रखना सही है या इसी तरह का, इसमें तो वेव्स ऐसे जाएंगी, हमें चाहिए इस दिशा। चले भाई अब आते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक है विस्कोसिटी का कोफिशिएंट मेजर करना, किसकी मदद से, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का क्या मतलब है यार, वापस से वही अपना स्टैंडर्ड टॉपिक है। टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब है, जब किसी ड्रॉप पर नेट फोर्स क्या हो जाए 0। अगर कोई ड्रॉप हमने छोड़ा है, उस पर एक वेट है उसका खुद का, एफ वेट कहते हैं, एक बाइंड फोर्स है और एक विस्कस फोर्स। जब इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाए तो हम बोलेंगे अब उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी, उस स्पीड को क्या नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या इसका फॉर्मूला याद है सबको, वीटी का क्या फॉर्मूला है 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई 8। आई होप सबको याद होगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम क्या क्या चाहते हैं। हम पहले चीज ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं, हम यहां से बहुत सारी लेड बॉल्स लेते हैं, लेड बॉल्स अलग अलग रेडियस की, रेडियस कम ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। अब टर्मिनल वेलोसिटी आपको पता है, क्या आर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल। तो हम अलग अलग आर पर अलग अलग वी प्लॉट करते हैं।
और उससे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। किसको चेंज कर रहे हैं हम? रेडियस ऑफ बॉल्स। क्या क्या फिक्स है? रो फिक्स है, सिग्मा फिक्स है, ईटा फिक्स है क्योंकि लिक्विड वही है। ठीक। अब हमने रेडियस चेंज कर करके इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल ली। कैसे मेजर किया वो हमारे काम का नहीं है। मुद्दा ये है लेड बॉल ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला स्फेरिकल के लिए बनाया जाता है, सिर्फ स्फेरिकल के लिए होता है। और लेड स्फेरिकल इसलिए अच्छी बनती है क्योंकि जो मोल्टन लेड होता है उसकी सरफेस टेंशन बहुत अच्छी होती है, तो वो स्फेरिकल शेप अच्छी। ये चीज काम की। मैं बोल इस पे बहुत कुछ सकता हूँ बट बोलूंगा वही जो नीट में लिखा है। अब हम आ गया है, हमने ये ग्राफ प्लॉट किया। देख के मुझे बताएं फॉर्मूला क्या था? वी टी इक्वल टू 2/9 सिग्मा माइनस रो, या रो माइनस सिग्मा जो भी लिख सकते हैं, इंटू जी अपॉन क्या, ईटा इंटू क्या, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहां भेज दूं तो क्या मेरे पास ये y अपॉन एक्स आ गया? क्या इसको टेन थीटा बोल सकते हैं? तो अब आप मुझे देख के बताइएगा, क्या टेन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईटा या इनवर्सली? इनवर्सली। तो अगर हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग ईटा है, तो जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसमें ईटा कम होगा, प्रोवाइडेड रो माइनस सिग्मा का डिफरेंस दोनों में क्या है, सेम। यहां तक ओके है बात? एक तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें हम ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करते हैं? वी स्क्वायर और वी और आर स्क्वायर के बीच में। अब आगे आ गए। अब एक और बात बताइए, लिक्विड्स की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? घटती है। इंटरनल फ्रिक्शन होती है, जब हीट करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है लेयर्स की, तो फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम। तो ऑब्वियसली बात है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी पर एक एजर्शन रीजन ये बताइएगा, मशीन के पार्ट्स विंटर में जैम हो जाते हैं, ऐसा क्यों? गियर्स के बीच में लुब्रिकेशन किया होता है। जैसे आप इंजन ऑयल डालते हैं तो अलग अलग विस्कोसिटी का होता है। आप कहीं कार लेंगे अपनी तो उसमें एक प्रिस्क्रिप्शन होता है किस विस्कोसिटी का डालना। तो जब सर्दियों में बात करते हैं, टेम्परेचर घट गया, विस्कोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो जो गियर पार्ट्स मूव कर रहे हैं उनके बीच में फ्रिक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पढ़िए, मशीन पार्ट्स आर जाम्ड इन विंटर, सही है। द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन मशीन पार्ट इंक्रीजेस एट लो टेम्परेचर, सही है। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर क्या आ गया? ये हो गया थ्योरेटिकल। किसमें? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ हम लिक्विड वाले लुब्रिकेंट्स करते हैं, ड्राई अलग चीज, बिल्कुल अलग है। अब यहाँ आ गए, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल का ही है इसी तरह का, कि हमें बोला हुआ है दो रेन ड्रॉप्स हैं, रेन ड्रॉप्स मतलब वाटर, और बाहर क्या है, एयर। अब मुझे फॉर्मूले में मुझे ये था v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर। ईटा किसका लेना है, वाटर का या एयर का? जिस मीडियम में जा रहा है। जब लेड बॉल को छोड़ा था तो वो लिक्विड में जा रहा था, लिक्विड का ईटा। या वाटर ड्रॉप को छोड़ा तो किस में जा रहा है, एयर में। तो ईटा किसका आएगा इस फॉर्मूले में, एयर। अगर वैल्यू निकालने के लिए कहे तो दोनों को ईटा दे दे तो हम ईटा किसका डालेंगे यहाँ पर, एयर। और ये डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज ये आ जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन हमारा ये है, सिग्मा माइनस रो तो दोनों के लिए सेम हो गया, रेडियस चेंज करने पर डिपेंड करेगा ही नहीं। जी भी फिक्स है, एयर में ही है तो ईटा भी फिक्स है, 2/9 भी फिक्स है, तो मतलब वी किसके प्रोपोर्शनल है, आर में। क्या टर्मिनल वेलोसिटी हमें दे रखी है, v1/v2 किसके बराबर, 9/4, और ये है r1/r2 का स्क्वायर। व्हाट इज r1/r2, 3/2। ये आ गया 3/2। वॉल्यूम पूछा है, क्या हो जाएगा काम। इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके जो मॉड्यूल में, वो सब कवर्ड है। जो थ्योरेटिकल चीजें थी मैंने बता दी। अब आ जाइए ये क्वेश्चन। मजे की चीज ये है, डैम्पिंग हमारा जब एम्स हुआ करता था तब तक क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों था। क्या मतलब, कि थ्योरेटिकल चीजें भी पूछता था और इन सारे फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी पूछता था, इन सारे फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल भी पूछता था। बट अब उसने 2 साल पहले क्वांटिटेटिव हटा दिया, सिर्फ क्या रखा, क्वालिटेटिव। और इस साल उसने कहा कि क्वांटिटेटिव भी हट गया, बट एक्सपेरिमेंट डाल दिया, तो एक तरह से हटा ही नहीं, हटा नहीं। अब यहां पर इसमें हम बना क्या रहे हैं, ग्राफ किसके बीच में बना रहे हैं हम, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। पहला क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बीच में ही क्यों बना रहे हैं? बिल्कुल, एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर। तो हम चाहते हैं कि ए स्क्वायर टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, मतलब एनर्जी डिसिपेट किस फॉर्म। तो अभी ग्राफ ए वर्सेस टी की जगह किस में बनाते हैं, ए स्क्वायर वर्सेस टी। अब आप मुझे बताइएगा सोच के, अगर डैम्पिंग नहीं थी, फ्री ऑसिलेशन था, तो क्या कोई फ्रिक्शन होगी? नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स होगी, कौन सी, माइनस।
क्या टाइम पीरियड बदलेगा या वही रहेगा? क्या एम्पलीट्यूड बदलेगा या वही रहेगा? टोटल एनर्जी सबसे। बट यदि डैम्पिंग आ गई, मतलब अब मीडियम में कोई फ्रिक्शन है, हो सकता है सेंड पर हो सकता है इधर एयर पार्टिकल से टकरा रहा हो, तो एक फोर्स और आ जाएगी। वो फोर्स विस्कस फोर्स होती है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई r ईटा वी, बट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो मैंने वो ईटा हटा के सिर्फ एक कांस्टेंट बी लगा दिया। तो जब भी दो फोर्सेस आ गई के एक्स और माइनस बी वी, तो v इंटू वी वाली फोर्स हमारी एनर्जी को क्या करेगी? डिसिपेट करेगी, जिससे एनर्जी का क्या होगा? लॉस। एम्पलीट्यूड क्या होगा? गिरेगा। कौन सी रिस्टोरिंग नेचर की है? के एक्स केवल पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल करती है। अब ये तो डैम्पिंग हो गई, अब एम्पलीट्यूड इसका समय के साथ घटेगा। क्या यहाँ एम्पलीट्यूड समय के साथ बदलता था या कांस्टेंट था? टाइम पीरियड कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट। यहां पर क्या एम्पलीट्यूड बदलेगा? बदलेगा, चेंजिंग। क्या एनर्जी चेंजिंग। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इसका और इसका तो अलग अलग होगा, बट समय के साथ नहीं बदलेगा। यहाँ का टाइम पीरियड कुछ और होगा, यहाँ का कुछ और होगा, बट टाइम पीरियड वही होगा। मतलब पहले अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड चल के आ रहा था तो तेज भाग रहा था 1 सेकंड में कुछ, अब डिस्टेंस कम हो गया, स्पीड भी कम हो गई, तो टाइम अभी भी क्या लगेगा? टाइम नहीं बदलेगा, टाइम कांस्टेंट है, ओमेगा भी क्या है? कांस्टेंट। मुझे बताइए यहाँ वी मैक्स का फॉर्मूला क्या था मीन पर? ए ओमेगा। क्या एम्पलीट्यूड बदल रहा था? नहीं। फ्री में। क्या ओमेगा बदल रहा था? क्या यहाँ एम्पलीट्यूड बदलेगा? क्या ओमेगा बदलेगा? तो वी मैक्स अगर बदल रहा है, किसकी वजह से बदल रहा है? एक। तो एक तो मैंने पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखा हुआ है इसका, तुरंत आंसर कर देंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विद टाइम? टाइम के साथ कौन कौन सी बदलती है डैम्पिंग जब होती है तो? क्या टाइम पीरियड बदलता है? नहीं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी? नहीं। एम्पलीट्यूड? हाँ। एनर्जी? हाँ। तो कौन सा ऑप्शन आ गया? थर्ड। अब मुद्दा ये है, क्या एम्पलीट्यूड घटता है समय के साथ? हाँ। क्या ऐसे घटेगा या एक्सपोनेंशियली घटेगा? एक्सपोनेंशियली। तो आंसर आएगा ये, इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेगा। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला याद है किसी को? ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई 2। और एनर्जी का फॉर्मूला इसका स्क्वायर होता है। स्क्वायर करेंगे तो 2 घट जाएगा, तो कौन सा ज्यादा शार्प गिरेगा? एनर्जी। क्यों? मान लेते पहले एम्पलीट्यूड 3 था, अब 1 रह गया कुछ टाइम में, तो 3 से 1 दिखा दिया। ठीक है, इतने टाइम में, टी टाइम में। बट एनर्जी इतने ही टाइम में, एनर्जी इसका स्क्वायर 9 से 1 हो गई। इसमें जो फॉल है वो क्या है? ज्यादा है। तो कौन शार्पली गिरता है? एनर्जी। किसका रेट ऑफ फॉल या रेट ऑफ डिके ज्यादा है? एनर्जी। क्या क्लियर है बात? ठीक, दोनों के ग्राफ ऐसे ही बनेंगे, बट कंपैरिजन में किसका ज्यादा रेट होगा डिसिपेशन का? एनर्जी। ओके। अगला भी हो गया हमारा, एनर्जी वर्सेस टाइम का भी ग्राफ दिख गया हमें, ये भी एक्सपोनेंशियल डिके होगा। ठीक। अब आते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो कि हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और कॉमन सेंस से भी। आपने रेडियो एक्टिविटी में भी देखे हैं कि 1 मिनट में आधे रह गए, तो अगले 1 मिनट में और कितने हो जाएंगे? इस तरह का क्वेश्चन कर लेंगे। 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कर डालते हैं। बताओ। पहला क्वेश्चन, क्या एम्पलीट्यूड आधा हो रहा है 1 मिनट में? बिल्कुल हो रहा है। तो 3 मिनट में कितना हो जाएगा? आधा का क्यूब, यानी कितना? 1/8। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? अगला क्वेश्चन, 6 मिनट में 127 1/27 टाइम्स हो रहा है, तो 2 मिनट में कितना होगा? 1/3, क्योंकि अगले 2 मिनट में 1/9, फिर 6 मिनट में कितना हो गया? 1/27। ठीक है बात। हमसे बोला है पहले 4 मिनट में क्या होगा? पहले 4 में, चाहे तो आप एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूले से करें या कॉमन सेंस, ये ज्यादा बेहतर है। और अगला क्वेश्चन छठा, देख के बताएं। 50 ऑसिलेशन और 150 ऑसिलेशन दिया, हमें पता टाइम पीरियड तो बदलता नहीं। अगर 50 को होने में टी टाइम लगा है, तो यहाँ कितना टाइम लग रहा है? 3t। कहना सही है, क्योंकि हर ऑसिलेशन में टाइम तो क्या लगेगा? तो अगर टी टाइम में 0.8 हुआ है, अगले टी टाइम में 0.8 का स्क्वायर, और 3 टाइम में 0.8 का क्यूब, यानी 0.5151। ये आ जाए। इसके जितने क्वेश्चन थे डिस्कस कर देंगे, बहुत छोटे से। यहाँ तक ऑल गुड। बढ़े आगे।
चलिए भाई। अपनी क्लास कितने बजे शुरू हुई थी यार? 3:50 पे स्टार्ट हुई थी ना? हाँ, तो 5 बजे तक ही हो गया, क्योंकि मेरी इसके बाद साकार में भी क्लास। वो बाई चांस उसमें आपके ब्रैकेट में लिखा हुआ था। हाँ, बट वो क्लास 5 बजे तक ही है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वहां पर 5:20 से शुरू हो रही है, दूसरी बिल्डिंग में सर। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। वर्नियर कैलिपर, ये आपका यार कंफर्टेबल जोन है। तो मुझे देख के बताएंगे वर्नियर कैलिपर में क्या क्या मेजर कर सकते हैं। ये मेरे पास एक कप है, इसका क्या क्या मेजर कर सकता हूँ मैं? इनर डायमीटर। इनर डायमीटर चाहिए तो यहाँ लगा दिया, यहाँ से क्या मेजर हो जाएगा? इनर डायमीटर। आउटर चाहिए तो यहाँ लगा दिया, और डेप्थ चाहिए तो वर्नियर के पीछे जो ये वाला पार्ट है, इसको जैसे जैसे ओपन करूंगा वो नीचे से लेंथ बढ़ती जाएगी इसकी, तो क्या मेजर हो जाएगी? डेप्थ। सो दिस मेजर्स डेप्थ, दिस मेजर्स इनर डायमीटर एंड दिस मेजर्स आउटर। ठीक। व्हाट इज मेंट बाय लीस्ट काउंट? मतलब अगर इसका मतलब क्या होता है, सपोज लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, अगर आपका फ्रेंड 1-1 मीटर की छलांग मार रहा है और आप 0.8 मीटर की छलांग मार रहे हो, तो आप दोनों की मदद से सबसे छोटी लेंथ क्या मेजर कर सकते हो? 0.2। कैसे? जब यहाँ आपने 1 मीटर की छलांग मारी, उसको बोला तो इसी पॉइंट से 0.8 की वापस मार, तो ये जो दूरियां है ये आपकी कितनी मेजर हो गई? 0.2। इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ठीक, यहाँ तक। अब हम आ गए इधर पॉजिटिव एरर पर। मुझे बताइए पॉजिटिव एरर का क्या मतलब है? कि जब जॉस 1 थे तो ऑलरेडी जीरो इनके कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, जीरो राइट पे था, तो मतलब ऑलरेडी कुछ वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। सपोज आप सब्जी लेने गए, अभी आपने पैन में कुछ भी नहीं डाला, बट तब भी रीडिंग 200 ग्राम दिखा रहा है। अब आपने सब्जी डाली तो रीडिंग आई 800 ग्राम, तो आपने सब्जी 800 ग्राम ली या 600 ग्राम ली? 600। तो जीरो एरर को आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। बट मान लो पैन बैलेंस में माइनस 200 ग्राम दिखा रहा है और सब्जी डालने के बाद आई 800 ग्राम, तो अब आपने कितना लिया? 800 माइनस माइनस 200। कर तो आप दोनों केस में क्या रहे हो? सब्ट्रैक्ट। बस कैसे कर रहे हो? साइन के साथ। तो जीरो एरर हमेशा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। किसके साथ? लेना आता ही है। कौन सा कॉन्साइड कर रहे हैं यहाँ पर? पांचवा। तो 5 इंटू लीस्ट काउंट। अगले में नीचे आप देखिए कौन सा एरर है? जीरो एरर। पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। जीरो एरर है नेगेटिव। तो ये भी मेजर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है रीडिंग का? जल्दी से बोल दें। रीडिंग का फॉर्मूला मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। किसके साथ डलेगा ये? साइन। जल्दी से आंसर कर दें। चौथे का जीरो एरर बता दिया जाए। देखिए, पॉजिटिव है नेगेटिव? कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? फिफ्थ। तो फिफ्थ कर रहा है, तो जीरो एरर आ गया 5 LC। लीस्ट काउंट है 0.1 mm। गेम ओवर। नीचे में बता दीजिए लीस्ट एरर। ये लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 ही है। और जीरो एरर कितना है? कौन सा कॉन्साइड कर रहा है? फोर्थ वाला कर रहा है यार, ये वाला। हाँ या ना? देखो कैसे पता चलता है कौन सा कर रहा है। शुरू में इसका ये राइट साइड पे है, फिर इसके नजदीक आ रहा है, अब इधर आ गया, अब ये लेफ्ट पे जाने लगेगा। मेजर कट करने के लिए वर्नियर का शुरू में राइट में चलेगा, राइट में चल रहा है इससे। अब ये नजदीक आता जाएगा, अब दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, फिर इसके लेफ्ट में आ गया, फिर और लेफ्ट में आ गया, तो कोइंसाइड कर रहा है चौथा। तो आंसर क्या आ गया? 4 इंटू प्लस या माइनस? माइनस। सही है क्या 4? नहीं, 10 - जब जीरो एरर लेते हैं नेगेटिव वाले में, तब हम क्या करते हैं? टोटल में से जो कोइंसाइडिंग होता है उसको क्या करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? मैं आपको अगर भूल जाओ ना क्यों करते हैं या नहीं करते, तो आप एक काम करो, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, क्या ये जीरो एरर है? हाँ है ना? मुझे बताइए ये डिविजन्स कितने हैं? अगर ये x है, ये y है, तो क्या मैं कह सकता हूँ जो जीरो एरर है जेड? कैन आई राइट इट लाइक दिस? y - x। क्या कहना सही होगा? ओके है बात? अब मुझे बताइए y में कितने डिविजन हैं? 1 2 3
चार। चार है या नहीं? तो फोर वर्नियर स्केल डिवीजन है। और ये कितने हैं? थ्री मेन स्केल डिवीजन, हाँ है ना? अब एक मेन स्केल डिवीजन कितना होता है? 9 MSD किसके बराबर होते हैं? 10 VSD। क्या ये बात सही है यहाँ तक? तीन किसके बराबर होंगे? 10/3। क्या सब्ट्रैक्ट कर दें यहाँ से? तो रिजल्ट वापस से वही है। ठीक। अब आप इतना ना सोच के आप ये करें कि भाई अगर ये चौथा डिवीजन कर रहा है कौन साइड, तो जीरो एरर विल बी इक्वल टू -10 - 4 इंटू क्या? वो तो मैं इसको फिगर को देख के कर रहा हूँ, मैं आंसर रट के नहीं आता। तो उन्होंने उसको फिफ्थ को माना होगा। पेपर में जब आएगा बिल्कुल क्लियर आएगा डायग्राम। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, बनाते हुए टाइपिंग करते हुए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। पेपर में जब भी आएगा तो एक ही दिख रहा होगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट? व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट? लीस्ट काउंट नाम है। क्या इसको एब्सोल्यूट एरर भी बोल सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब ये वर्ड जो मैं कुछ बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनेगा। न्यूमेरिकल तो आप सारे बना लेंगे। आपके पास एक स्केल है जो अपना स्टैंडर्ड स्केल है। लेट अस से, जो आप जिससे आप अपने स्कूल का काम करते हैं, लेके आते हैं, वो स्केल कुछ इस प्रकार दिखता है। 0 1 सेंटीमीटर और बीच में कितने हैं? 10वां। तो इससे सबसे छोटी मेजरमेंट आप क्या कर सकते हो? 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर? 1 मिलीमीटर सबसे छोटी रीडिंग कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने एक बुक की थिकनेस मेजर की। वो बुक की थिकनेस आई 16 मिलीमीटर। तो इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है कि या तो 16 एग्जैक्ट आया होगा, या नहीं आया होगा तो उससे एक कम या एक ज्यादा, यही गड़बड़ हो सकती है। तो आपकी जो रीडिंग है +- 1 में होगी। तो जो एब्सोल्यूट एरर होगा हमेशा वो किसके बराबर होगा? लीस्ट काउंट। अब क्या फर्क पड़ता है पतली बुक मेजर करें या बड़ी बुक मेजर करें? एब्सोल्यूट एरर तो कितना होगा? 1 mm। तो पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाइल मेजरिंग टू रोप्स बाय अ सेम इंस्ट्रूमेंट, will absolute error change or remain same? Same. Vernier constant will remain same. Least count will remain same. But while measuring the relative length, या relative error delta L by, will answer be same? नहीं। अगर आप अपने स्केल से एक पतली बुक को मेजर करोगे तो relative error ज्यादा होगा। मोटी बुक को मेजर करोगे तो relative error क्या होगा? कम होगा। की रीडिंग क्या हो गई है? बढ़ गई। सो पहला theoretical question, absolute error is independent of reading, yes or no? Yes. Relative error depends on reading? Yes. ओके बात ठीक। बिल्कुल ठीक। अब फटाफट से सॉल्व करते चलें। एक बार यार 9th नंबर को देख लें। वैसे अभी तक जितने भी सवाल आए हैं ना, हमेशा लीस्ट काउंट पर आए हैं, रीडिंग पर नहीं आए कभी भी। सारे क्वेश्चन किस पर आए हैं? लीस्ट काउंट पर आए हैं। तो लीस्ट काउंट वाले क्वेश्चन तो देख के जाएंगे। 7th वाला क्वेश्चन देखें एक बार लीस्ट काउंट का। वन मेन स्केल डिवीजन इज एस, मतलब एक एमएसडी की वैल्यू कितनी है? एस। वन वीएसडी इज वी। और हमसे पूछा है यदि m कोइंसाइड करते हैं m-1 के तो लीस्ट काउंट क्या होगा? तो लीस्ट काउंट होता है MSD - VSD। ये आ गया। और v को हम गायब कर सकते हैं। m इंटू वी इज इक्वल टू m-1 इंटू क्या? s। यहाँ पुट कर देंगे, यू विल गेट द। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चन बार बार आया है। एक बार 9th क्वेश्चन अपने आप बनाया सारे जल्दी से। 9th। भाई ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट हो तो चैट पे पूछ सकता है।
डन, नाइन्थ हो गया सबका। ये देखे भी होंगे आपने सारे सवाल यार। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की पूरी बुक बनाई है क्या? कितने लोगों ने बना ली? जितना मैं बोल रहा हूँ यार, उस पर तो काम करना ही करना है, पूरा टाइम मत लगाना। ऐसा कुछ भी नहीं आता कि अपरेटस रट लो, वो तो तुम्हें मिली भी हुई है बोर्ड की वीडियोस कि अपरेटस में क्या क्या होता है। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड काम करना है। नाइन्थ करने की जरूरत है मुझे? करने की जरूरत है। ठीक है, एक बार स्क्रू गेज पे भी आ जाते हैं जल्दी से। फटाफट बोला जाए यार, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर एक ही बात होती है। व्हाट इज मेंट बाय, फर्क इतना होता है, इंस्ट्रूमेंट अलग दिखता है बट प्रोसीजर रीडिंग लेने का क्या रहता है, सेम है ना। होती ऑब्वियस सी बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं बट प्रोसेस सेम रहता है। पिच का क्या मतलब होता है? पिच का मतलब होता है जब हमने एक पूरा टर्न किया तो कितना डिस्टेंस स्पिंडल ने मूव कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज पिच। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है, पिच अपॉन टोटल डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। यहां तक भी ओके है बात? और रीडिंग भी आप ले सकते हैं, जैसे कि इधर। एक बार फिफ्थ क्वेश्चन देखिए जल्दी से। भाई अगर रेफरेंस लाइन के नीचे है तो पॉजिटिव होता है क्या? बिल्कुल, मतलब ये एक तरह से ऐसे हो गया कि ऑलरेडी इतना वो हम घुमा चुके हैं और अभी भी बस स्पिंडल क्या है, क्लोज। तो उसको हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको घुमाते हैं तो इस तरह से घुमा रहे हैं, जीरो नीचे जा रहा है और बाकी रीडिंग्स ऊपर आ रही है ना। तो अगर हमारा ये रेफरेंस लाइन है या लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, जीरो इसका यहीं पर है तो कोई जीरो एरर नहीं है। अगर जीरो इसका नीचे है तो मैं तो ये बोलता हूँ, इस लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से अगर ये चार आ रहा है तो बीच में स्टेप्स गिन लिए जाए। चार स्टेप्स आ गए तो जीरो एरर क्या हो गया, प्लस 4 इंटू क्या, लीस्ट काउंट। बट अगर ये हमारे पास लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है और जीरो हमारा कहीं यहाँ है और यहाँ आपको दिख रहा है सपोज 19, 19 दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे जीरो एरर? या 19 नहीं, 100 डिविजन है और यहाँ पर आपको दिख रहा है 96, तो आप ये देखोगे, गिन लोगे इसमें बीच में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार। गिनना ज्यादा बेहतर है, बजाय आप 100 माइनस 96 या सोचो। तो अभी देख लो इनके बीच में स्टेप्स कितने हैं, क्योंकि जब इसको घुमाएंगे तो पहले जीरो नीचे आएगा, फिर ये ऐसे जाने लगेगा, तो ऑलरेडी जीरो एरर क्या है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर 50 डिविजन होते, यहाँ पर आपको दिख रहा है, मुझे बताइए, नंबर अब देखने की जरूरत है ही नहीं कौन सा नंबर है। आपको स्टेप दिख रहा है एक, और क्या दिख रहे हैं, दो नंबर। यहाँ पर क्या होगा, 40। तो 50 माइनस 48 लिख दो, या -2 इंटू क्या लिख दो, प्लीज को जीरो अगर आप ले सकते हैं क्वेश्चन में, आई थिंक। मतलब वो बताएगा आपको जीरो किस साइड है, तब उसको लिखना पड़ेगा जीरो इज बिलो या अब किस सेंस में घुमाया है। ऐसा कभी आज तक हुआ ही नहीं, और लिखेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड दैट द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज बिलो द, वो देखते। अब यार हमारा 11th का एक एक्सपेरिमेंट रह गया है। कौन सा वाला? स्पेसिफिक हीट वाला, वो थोड़ा लंबा है। उसको समझाने में परसों हम उसको करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो आज हम इतना ही कार्रवाई करेंगे, दैट वुड बी इट।